with what we were discussing or continue with what we were discussing. So we were discussing about the state. We were discussing how the government which is at the central level is also responsible for making laws, whereas there are certain areas, कुछ ऐसे areas होते हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये पावर होती है कि वो अपने स्टेट के वेलफेयर के लिए लॉज बना सकती है और स्टेट के वेलफेयर के लिए जो भी जिम्मेदारियां हो सकती है उनको उठा सकते हैं. एंड स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, इन दोनों गवर्नमेंट्स के पास क्या क्या काम बटा हुआ होता है वो देखने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली. बेटा आप किस लिए हैंड रेज कर रहे हैं? देखता हूं मैं, कोई मैसेज आया आपका? Okay, you're not able to lower down your hand. Okay, then let me lower down your hand. That would be, I think, better. Okay. चलो, तो अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आई एम अज्यूमिंग. और मैंने वॉइस टेस्ट ले लिया है तो सबको मेरी आवाज भी आ रही है. और जिनको मेरी आवाज क्लियरली नहीं आ रही है वो जल्दी से एक बार मीटिंग छोड़ करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट अटेंडेंस के टाइम पर आप मौजूद होना चाहिए. और जो भी अटेंडेंस इंचार्ज हैं जिनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है वो किसी भी समय में बहुत शांति के साथ बिना किसी को बताए हुए अटेंडेंस ले लेना और फिर उस अटेंडेंस के स्क्रीनशॉट्स मुझे भेज देना. अभी हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. हमने पिछले 2 चैप्टर्स में जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि डेमोक्रेसी क्या होती है, वो समझने की कोशिश करी थी. फिर हमने समझा था कि डेमोक्रेसी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें लोग ही सरकार को चलाते हैं. एक ऐसा रूल होता है जिसमें लोग अपने आप ही इलेक्शन में खड़े होते हैं, लोग ही वोट करते हैं और जो लोग जीतते हैं वो लोगों के लिए यानी जनता के लिए ही काम करते हैं. यानी एक ऐसी सरकार होती है जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो आम जनता है, वो कोई भी राजा या डिक्टेटर नहीं है. इसीलिए डेमोक्रेसी में कभी भी राजा या डिक्टेटर नहीं होते हैं. फिर हमने आगे बात करी थी, सेकंड चैप्टर में समझने की कोशिश करी थी. अयान पुट ऑफ योर वीडियो. हमने समझने की कोशिश. अयान बेटा अब आपने वीडियो स्टार्ट कर दी, उसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया. ओके, सो हमने सेकंड चैप्टर में जो समझने की कोशिश करी थी वो ये समझा था कि Aryan is asking me now. Aryan, are you asking me now to tell me the history and civics books? कि उनके नाम क्या हैं? I am really surprised to see that you are asking me now what is the name of history and civics book when half of the school has already purchased the book set. मैं इतने दिनों से कह रहा हूं कि बुक सेट मिल रहा है स्कूल में, आप स्कूल से जाकर के बुक सेट ले सकते हैं, तब आप मुझसे अब पूछ रहे हैं कि नाम क्या है बुक का. और वो भी तब कि जब मैं ऑलरेडी बुक के फर्स्ट पेज का यानी कवर पेज जिसे कहा जाता है, बुक के कवर पेज का ऑलरेडी फोटो भेज चुका हूं आप सब लोगों को. एक बार नहीं 3 बार इसी ग्रुप पे 7A और 7B के ग्रुप पे भेजा है मैंने. देन यू आर आस्किंग मी. आई एम रियली सॉरी टू सी दिस. आज क्या मतलब व्हाट हैज हैपेंड टू यू बेटा? Connect with the World is the name of the book. Connect with the World is the name of your social science book, which has history, civics, and geography, all 3 of them compiled in one book only. And the name of that one book is Connect with the World, Class 7th. Now let me continue with what we were discussing in chapter number 2. We understood that to choose the government, how elections take place. अगर हमें सरकार चुनना होती है किसी डेमोक्रेसी में तो कैसे इलेक्शंस होते हैं, चैप्टर नंबर 2 में हमने वो समझा था. और समझने के बाद हमने पूरे प्रोसेस को भी इनफैक्ट समझा था कि, और चैप्टर नंबर 1 में सिर्फ हमने डेमोक्रेसी का मतलब नहीं समझा था बल्कि ये भी समझा था कि डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आया कहां से, उसकी हिस्ट्री कहां से शुरुआत हुई और कौन कौन सी टाइप होते हैं डेमोक्रेसी के. डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है. Direct democracy is a democracy where all the people of the country can directly participate in the government, whereas indirect democracy is a kind of democracy which is also called as representative democracy, which is prevalent in India, in which people choose their representatives, in which people choose their leaders, and those leaders go and sit in the parliaments and take actions for us or take actions on our behalf. State government
इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसी डेमोक्रेसी होती है जिसमें हम अपने पसंदीदा लीडर्स को, अपने पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन लेते हैं, और चुनने के बाद वो रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में जाकर के बैठते हैं और वो हमारे जो भी हमारे लिए डिसीजंस लेना होते हैं वो हमारी तरफ से डिसीजंस लेते हैं। हमारे शहर की जो प्रॉब्लम होती है उसे रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में, जो भी फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है उसकी डिमांड करते हैं पार्लियामेंट में, हमारे शहर के भले के लिए, हमारे डिस्ट्रिक्ट के भले के लिए जो भी कदम उठा सकते हैं वो खुद उठाते हैं। वो कौन उठाते हैं? वो लोग उठाते हैं जिनको हमने अपना लीडर चुना है, यानी जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इसलिए उसे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहा जाता है। फिर हमने ये बात करी थी कि डेमोक्रेसी हमेशा हर किसी को इक्वालिटी इंश्योर कराने के लिए स्टेप्स उठाती रहती है। आप में से बहुत से लोगों ने ऐसा भी कहा था कि सर लेकिन ऐसा होता हो तो हम देखते नहीं है। हम we do not, India is a democratic country and India has been a democracy since its freedom, then also we do not say, I mean since its independence. So India has been a democracy since independence, but then also we do not see that India is a country based upon equality. We see a lot of inequality happening in our country. आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसी बात कही थी, आपने कहा था कि सर इंडिया को आजाद हुए हुए लगभग 70 साल हो चुके हैं और आजादी के समय से ही हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहा है, तब भी हम डेमोक्रेसी तो अपना तब भी हम इक्वालिटी तो अपने आसपास नहीं देखते हैं, हम तो बहुत सारे भेदभाव अपने आसपास देखते हैं। लेकिन फिर मैंने आपको इक्वालिटी के बारे में 2-4 चीजें बताई थी कि हमारे देश में किस किस तरह की इक्वालिटी तो कम से कम है ही, और वो है पॉलिटिकल इक्वालिटी जिसमें हर किसी को वोट डालने का अधिकार है और उससे वोट डालने का अधिकार कोई भी इंसान नहीं छीन सकता, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रखता हो या किसी भी स्टेट से ताल्लुक रखता हो, नो पर्सन कैन बी डिनाइड द राइट टू वोट। और फिर हमने बात करी थी रिलीजियस इक्वालिटी की, हर किसी को अधिकार है कि वो अपने पसंद का Tanya, beta, if you have anything to say, please send me a message on Zoom chat. Please don't raise your hand so that I can at least start with what I'm trying to start. सो रिलीजियस इक्वालिटी का मतलब मैंने आप लोगों को रिलीजियस इक्वालिटी भी बता दिया था कि धर्म, सबको अधिकार है कि वो अपने पसंद के धर्म को फॉलो कर सकते हैं, और अगर धर्म चेंज भी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक एज होना चाहिए, यानी 18 साल से ऊपर है तभी आप ऐसा कोई स्टेप ले सकते हैं, क्योंकि 18 साल के बाद ही ये माना जाता है कि इंसान के पास इतनी अक्ल होती है कि जिंदगी से जुड़े हुए बेहतर फैसले वो इंडिपेंडेंटली ले सकता है। तीसरा, इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करी थी। इकोनॉमिक इक्वालिटी का मतलब ये है कि सब किसी को बराबरी का अधिकार दिया जाए पैसा कमाने का, सब किसी को बराबरी का अधिकार दिया जाए नौकरी का, किसी से भी नौकरी इस वजह से न ली जाए या किसी को भी नौकरी का मौका इस वजह से उससे ना छीना जाए कि वो किसी धर्म से, किसी कास्ट से या किसी रिलीजन से या किसी स्टेट से ताल्लुक रखता है। अब इन दैट केस और चौथी इक्वालिटी होती है सोशल इक्वालिटी, जिसमें ये इंश्योर किया जाता है कि हर किसी जगह के रहने वाले लोग उनके लिए जितनी भी पब्लिक चीजें हैं, यानी पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे पब्लिक रेलवेज, पब्लिक बसें, पब्लिक मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट रेलवे, गवर्नमेंट बसेस, गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इन जगहों पर कोई भी किसी भी इंसान के साथ भेदभाव ना हो और किसी भी इंसान को इन जगहों का इस्तेमाल करने से ना रोका जाए। सो एनीबडी हु इज एन इंडियन and no matter which religion does he belong to or which caste does he belong to or which gender does he belong to, he has the right to be admitted to school once he is 6 years old. 6 years की एज जैसी होती है, he has the right to get himself admitted in a school and nobody can deny him admission. इसी तरीके से सरकारी बसेस में, सरकारी ट्रेन में या सरकारी ऑफिसर्स में किसी भी इंसान के साथ धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, उसके जेंडर के आधार पे, इस तरीके के किसी भी आधार पे उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। उसको कोई किसी भी तरीके से उसके साथ उसे वो नहीं किया जा सकता, व्हाट डू आई से, एक तो भेदभाव नहीं किया जा सकता, ऊपर से उसको डिनाई नहीं करी जा सकती कोई भी चीज, यानी जो भी वो चीजें चाहता है वो उसको मिल सके। अब आप के सवाल पे आते हैं। आपका सवाल था कि सर इंडिया को 70 साल हो चुके हैं, तब भी हम बहुत सारी इनइक्वालिटीज इंडिया के अंदर देखते हैं, लेकिन आप तो कह रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बराबरी की बातें करी गई हैं, 4-5 इक्वालिटीज आपने पढ़ाई है, उसके बारे में बात करी गई है। तो श्रेष्ठ बेटा, अगर आवाज मेरी क्लियरली नहीं आ रही है तो एक बार मीटिंग को छोड़ के दोबारा ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। लेकिन मेरा उस पर जवाब यह है कि इंडिया को आजाद हुए 70 साल हो गए। इंडिया जिस समय आजाद हुआ था उस समय पर ग्रॉस इनइक्वालिटीज थी। ग्रॉस इनइक्वालिटी मतलब बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी थी,
और लोगों के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां थी। लोग धर्म के आधार पे बहुत ज्यादा बटे हुए थे, लोग कास्ट के आधार पे, जाति के आधार पे बहुत ज्यादा बटे हुए थे। यहाँ तक कि लोग जो थे वो लैंग्वेज के आधार पे, भाषा के आधार पे भी बहुत ज्यादा बटे हुए थे। खास तौर से साउथ इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, यहाँ पे भाषा के आधार पर बहुत ज्यादा लड़ाइयां थी। स्टेट्स के बीच में, जो इंडिया के स्टेट्स हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा लड़ाइयां थी आपस में। तो इन चीजों को रिजॉल्व, ये चीजें अगर रिजॉल्व हो पाई हैं और अगर हम आगे बढ़ पाए हैं, तो हम आगे इस वजह से बढ़ पाए हैं क्योंकि हमने हम इस वजह से आगे बढ़ पाए हैं क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरीके की इनइक्वालिटीज को दूर रखा गया है और इक्वालिटी के ऊपर फोकस किया गया है। तो ओवरनाइट चीजें बेहतर नहीं होती हैं बेटा, इट टेक्स टाइम। 70 साल डेफिनेटली हो चुके हैं, लेकिन 70 साल में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि 70 साल पहले हमारा देश जैसा था और 70 साल बाद आज हम जहां पहुंच चुके हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। और इसी अंतर की वजह से हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि अगर हमारे देश में संविधान में ये पॉइंट्स दिए गए हैं तो उसी की वजह से मुमकिन हो पाया है कि आपस में हम इतने सद्भाव के साथ रह पा रहे हैं। अब सवाल आता है कि सर जो हम अपने आसपास रिलीजन के आधार पे और कास्ट के आधार पे आज भी देखते हैं चीजें, उनका क्या किया जाए? तो उनका ही सोल्यूशन ये है कि आपके स्कूलों में जो सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस में ये पढ़ाया जाए, आपकी समझ बनाई जाए, आपकी टीचर्स आपके दिमाग में आपसे डिस्कशन करके समझ बनाने की कोशिश करें कि इनइक्वालिटी करने से, डिस्क्रिमिनेशन करने से भेदभाव ही होता है, भेदभाव करने से नुकसान ही होता है और उस नुकसान से किसी का भला नहीं होता है। आज हम किसी के साथ भेदभाव करेंगे, कल वो हमारे साथ भेदभाव करेगा, या वो हो सकता है कि हमारे किसी और दोस्त के साथ, भाई के साथ, कजन के साथ भेदभाव करे और फिर हमारा दोस्त या भाई फिर किसी और के साथ भेदभाव करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से एक चेन रिएक्शन होने लगता है। और वो चेन रिएक्शन करते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तो चेन रिएक्शन होने लगता है और उसकी वजह से लोग आपस में एक दूसरे के साथ नफरत से ही रहते हैं। तो हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट अपनी जिंदगी में सिर्फ हमारे पास अपनी जिंदगी का अधिकार होता है, तो हम अपनी जिंदगी में किसी के साथ रिलीजन की वजह से, कास्ट की वजह से, जेंडर की वजह से, उसके रिच या पुअर होने की वजह से भेदभाव ना करें। प्राइमरी कंसर्न हमारा यही होना चाहिए कि उस इंसान के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की वजह से, कि वो कैसा इंसान है अपने आप में, इज ही अ गुड पर्सन और नॉट, इज ही अ बैड पर्सन और डज ही हैव एनी गुड क्वालिटीज, डज ही हैव एनीथिंग दैट वी कैन इंप्रूव इन हिम, उसके आधार पे हम डिसाइड करें कि हमें उससे दोस्ती रखना है या नहीं रखना है, या हमें उससे रिश्तेदारी रखना है या नहीं रखना है। राइट। सो अब हम आगे बढ़े। हमने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा हम कि जब हम चैप्टर नंबर 2 में आ गए तो हमने उसमें इलेक्शन का पूरा प्रोसेस पढ़ा कि डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस कैसे किए जाते हैं। जनरल इलेक्शंस होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, बाई इलेक्शंस होते हैं। बाई इलेक्शंस होते हैं जब किसी पर्टिकुलर सीट पे कोई जो लीडर था उसकी या तो डेथ हो गई या उसने रिजाइन कर दिया, तब उसी सीट पर इलेक्शन दोबारा किए जाते हैं, उसे बाई इलेक्शन कहा जाता है। मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं जब 5 साल पूरे होने से पहले ही सरकार अगर गिर गई और नए तरीके से इलेक्शन दोबारा से किए गए तो उसे मिड टर्म इलेक्शन कहा जाता है। और इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन को दी गई है। हमने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा था। हमने ये भी पढ़ा था कि इलेक्शन में जो पार्टीज कॉन्टेस्ट करती हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज कहा जाता है। और पॉलिटिकल पार्टीज पब्लिक ओपिनियन को जनरेट करने का काम करती हैं। वो इलेक्शन मैनिफेस्टो देती हैं जिसमें वो बताती हैं कि उनके क्या सिद्धांत हैं, क्या प्रिंसिपल हैं, क्या उसूल हैं। और इसके अलावा अगर उनकी पार्टी सरकार में आ जाती है, अगर वो जीत जाते हैं, तो देश के भले के लिए वो क्या क्या काम करेंगे, तो वो सारे ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए होते हैं। फिर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन करने के बाद एक पार्टी या एक से ज्यादा पार्टीज कोलिशन, एक पार्टी जीत जाती है मेजोरिटी ला करके, या फिर अगर कोई पार्टी मेजोरिटी नहीं ला पाती है तो एक से ज्यादा पार्टीज आपस में हाथ मिला करके कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती हैं। और जो पार्टीज गवर्नमेंट में आ जाती हैं उसके अलावा जो बची हुई पार्टीज हैं वो फिर ऑपोजिशन का हिस्सा बन जाती हैं और वो सरकार को लगातार याद दिलाती रहती हैं कि आपको डेमोक्रेटिकली रूल करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर रूल करना है। ऐसा नहीं है कि आप डिक्टेटर बन जाएं या आप मोनार्क बन जाएं। यू हैव टू रूल अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड देयरफॉर you do not have to be you always have to behave like a democratic government and not like a dictator or a monarchy. In the same way, if the ruling government takes any bad decision, it is the opposition which reminds the government that it has not taken a correct decision, and the public is not happy. The public is not happy with your decision and therefore you need to change your decision. उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि इंडिया में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। इंडिया में
Beta, just give me a second. I am getting a call from school. Okay. So, yeah, am I audible? Please raise your hand if my voice is audible. Okay, okay, okay. समझ गया मैं. Put your hands down, everyone. फिर हमने ये भी समझा था कि इंडिया में बहुत दुनिया के अलग अलग देशों में डेमोक्रेसीज में अलग अलग पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है. कहीं पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है और उसी पार्टी के अंदर अलग अलग कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हो जाते हैं और लोगों को जो कैंडिडेट पसंद होता है उसको वोट कर देते हैं. वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसा कंट्री है जहां पे दो पार्टी सिस्टम यानी बाई पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, जहां पे एक सिर्फ दो पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती हैं और उन्हीं दो पार्टीज के अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं लोग उनको सिलेक्ट कर सकते हैं. और फिर एक केस आ जाता है इंडिया या ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री का जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, यानी एक से ज्यादा दो से ज्यादा पार्टीज होती हैं. और इंडिया में आप देखेंगे कि बहुत सारी पार्टीज हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया एंड दीज पॉलिटिकल पार्टीज पीपल हैव अ लॉट ऑफ चॉइसेस. लेकिन इंडिया में एक प्रॉब्लम और हो जाती है जहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम, जिन कंट्रीज में मल्टी पार्टी सिस्टम होता है वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको वोट करें और किसको वोट ना करें. जबकि बाई पार्टी सिस्टम जहां पे सिर्फ दो पार्टीज होती हैं, लोगों के पास क्लियर चॉइसेस होते हैं कि अगर इसको वोट करेंगे तो ठीक है और इसको वोट नहीं करना है तो फिर दूसरी पार्टी को हम वोट करेंगे. और ये जो दो पार्टीज हैं ये आपस में जहां पे बाई पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है यानी टू पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है, उन देशों में क्या होता है कि जो दो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो एक दूसरे से उसूलों के मामले में यानी प्रिंसिपल्स के मामले में बहुत ज्यादा ऑपोजिट होती हैं, जिसकी वजह से लोगों के पास क्लियर चॉइस होती है कि हम किन उसूलों के साथ, किन सिद्धांतों के साथ, किन प्रिंसिपल्स के साथ जाना चाहते हैं. फिर हमने कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में भी पढ़ा था और फिर हम आगे आ गए थे चैप्टर नंबर 3. अभी तक मैंने आपको सिर्फ रिवाइज करवाया पुराना, और वो पुराना रिवाइज करवाने के पीछे की वजह यह है कि ऐसा ना हो कि हम आगे का सीखते चले जाएं और पिछला भूलते चले जाएं. सो नाउ आई टोल्ड यू वी हैड स्टार्टेड विद चैप्टर नंबर 3 इन द लास्ट क्लास which has been titled as the state government, जहां पे हमने समझा था कि इंडिया जैसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए, इंडिया जैसे इतने बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री को चलाने के लिए जहां पे इतने सारे स्टेट्स हैं और इतनी सारी यूनियन टेरिटरीज हैं, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, 130 करोड़ के आसपास की पॉपुलेशन है, तो वहां पे रूल करने के लिए इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल दैट अ सिंगल गवर्नमेंट कैन रूल सच अ बिग कंट्री लाइक इंडिया. Therefore, India has been divided into different states and there is one government which is for the central level. There is one government which takes care of the most important issues of the country. Remaining issues which are not important for the individual states, जो स्टेट्स के अपने लिए इंपॉर्टेंट है तो उनकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती है. राइट. ओके, चलो मैं अभी शिखर सक्सेना और आपके सवाल क्वेश्चंस देख लेता हूं. शिखर इज सेइंग सर यू हैव सेड दैट द एज ऑफ सेंडिंग स्कूल इज 6 बट चिल्ड्रन आर सेंडिंग स्कूल बाय द एज ऑफ 3 years. दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन शिखर. शिखर एक्चुअली जो मैंने कहा कि जो स्कूल्स में भेजे जाते हैं बच्चे, दे आर बीइंग सेंट एट द एज ऑफ 3 years एंड दीज स्टूडेंट्स आर बीइंग सेंट इन प्राइवेट स्कूल्स. तो अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कूल्स चलाए गए हैं उसमें एडमिशन की जो एज है वो 6 साल है, 6 years है. लेकिन जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो प्रेपरेटरी स्कूल्स कहा जाता है जिनको, या प्रेप क्लासेस भी कहा जाता है, सो दीज प्रेपरेटरी स्कूल्स, प्रेपरेटरी क्लासेस या प्रेपरेटरी स्कूल्स वो स्कूल्स होते हैं जिन स्कूल्स में प्री नर्सरी एंड देन नर्सरी एंड देन LKG UKG इस तरीके की क्लासेस होती हैं, यानी फर्स्ट क्लास से पहले वाली जो क्लासेस होती है उनको प्रेपरेटरी क्लासेस कहा जाता है. सो ये सारे जो प्रेपरेटरी क्लासेस है आमतौर पे आप देखेंगे कि वो गवर्नमेंट द्वारा नहीं चलाए जाते, दे आर बीइंग रन बाय दी प्राइवेट पीपल. वो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, वहां पे लोग अपनी मर्जी से अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं. बट ये जो 6 year वाला रूल मैंने बताया, ये मैंने बताया सरकारी स्कूल्स का, कि गवर्नमेंट स्कूल्स में इट इज कंपल्सरी टू एडमिट द स्टूडेंट्स एट द एज ऑफ 6 years. सो एनीबडी हु इज स्टिल सेंडिंग द स्कूल द चाइल्ड to he's not sending the child to school, rather he's sending the child to go and earn money, or he's sending the child to go and
help his or her parents in the farm मतलब खेती वगैरह में। तो उन जगहों पर कहा जाता है कि 6 साल से ज्यादा की उम्र में अगर आप बच्चे को पढ़ा नहीं रहे हैं और आप अपने साथ खेती पर लेकर के जा रहे हैं, या आप उसको फिर 9-10 साल का हो जाता है तो काम पे लगा देते हैं, तो वहां पे आपको दैट्स अ क्राइम, and the child has the right to be sent to school at the age of 6 years. So anybody who doesn't send the child by the age of 6 years, he or she is liable to punishment, यानी उसे punishment दी जा सकती है अगर उसकी कंप्लेंट हो जाती है या गवर्नमेंट सर्वे में वो पकड़ा जाता है बच्चे को स्कूल ना भेजते हुए। ओके, यशस्वी का क्वेश्चन आ जाता है। और हाँ, 6 साल से पहले भी जैसा कि आपने कहा, आई एम रियली हैप्पी शिखर दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन, लेकिन 6 साल से पहले भी सरकारी स्कूल तो फर्स्ट क्लास से ही बने हुए होते हैं, फर्स्ट क्लास से पहले के नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा 6 साल से पहले कुछ सीखने के लिए कहीं जाना चाहता है, पढ़ने लिखने का हल्का फुल्का सीखने के लिए जाना चाहता है, तो हर गांव में और हर शहर में फर्स्ट क्लास से पहले के बच्चों के लिए, यानी 6 साल से पहले के बच्चों, 6 साल से छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी सेंटर्स बनाए जाते हैं, और उन आंगनवाड़ी सेंटर्स में बच्चों को खेलने के लिए या हल्की फुल्की पढ़ाई के लिए भेजा जाता है। हालांकि वो स्कूल्स नहीं होते हैं, वहां पे स्ट्रिक्टली पढ़ाई नहीं होती है, वहां पे बस बच्चों को थोड़ा बहुत सीख सकें, इसलिए उनको आंगनवाड़ी सेंटर्स भेजा जा सकता है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी। So it is not compulsory to send children in Anganwadi centers. It is optional for the for the parents. Yashasvi ka question is, sir, as you say that some countries have only one political party, that if one candidate won, then only the other candidate, one person who lose will be in opposition. That's a very good question. I'm really happy that you asked this question. Okay, just give me a second, please. I'm getting. Okay. ओके ओके, सो या आपने कहा कि अगर एक ही पॉलिटिकल पार्टी है और दो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं, ठीक है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी में अगर एक आदमी जीत गया तो सिर्फ एक ही आदमी ऑपोजिशन बनाएगा क्या? एक्चुअली होता क्या है, जहां पे सिंगल पार्टी सिस्टम होता है यशस्वी, वहां पर, एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई एम रियली हैप्पी दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। जहां पे सिर्फ एक ही पार्टी होती है, देयर इज जस्ट वन पार्टी, वहां पे ऑपोजिशन का सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ऑपोजिशन तो ऑपोजिशन वाली पार्टी बनाएगी ना। सिंगल पार्टी सिस्टम आमतौर पे मोनार्किकल होती है। मोनार्किकल मतलब सिर्फ वहां पे एक ही पार्टी का रूल होता है, जैसे चाइना, और इसीलिए लोगों के पास बहुत कम फ्रीडम होती है कि वो यू नो ऑपोजिशन कर सकें, एंड दैट इज व्हाई सिंगल पार्टी सिस्टम इज द वर्स्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेसी का सबसे बुरा रूप जो है वो रूप है जहां पे सिर्फ सिंगल पार्टी सिस्टम होता है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस ही नहीं होते हैं, लोगों के पास चॉइसेस ही नहीं होती है कि किसको सिलेक्ट करना है और किसको रिजेक्ट करनी है। और दूसरी बात, कितने लोग जो है वो, आई मीन लोग ऑपोजिशन नहीं कर सकते इस सिंगल पार्टी सिस्टम का। अनदर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके क्वेश्चंस जो हैं वो काफी हैं, एंड दैट आर गुड क्वेश्चंस। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऋषभ इज ट्राइंग टू ज्वाइन द मीटिंग, सो लेट मी ऐड ऋषभ फर्स्ट। ओके, सो इधर आते हैं। ओके, सो लेट मी, आई वाज चेकिंग कि लद्दाख वाला इशू सॉल्व हुआ नहीं हुआ, एंड हाउ मेनी देयर आर टू बी टेकन केयर। ओके, now Yashasvi, and then how many states and union territories? Among, do a research on this. That's a very simple question, and that is why I searched it right now to see if there is any confusion regarding this. There is no confusion, so Amog, go and search this question on internet and come up with an answer. Now another thing, Praveen Kumar sir, if the party does not have majority and any other government doesn't want to make coalition government, so what happens in that time? Okay, Praveen is saying, sir, if अगर ऐसा होता है कि कोई भी political party majority नहीं बना पाती है,
ओके, सो प्रवीण का कहना है कि सर अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेजोरिटी नहीं बना पाती है, इतने वोट्स लेकर के नहीं आ पाती है कि वो सरकार बना ले, तो उस केस में फिर जसलीन एंड जसमीन, इफ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन टू आस्क, बेटा first, don't start any videos, stop your videos, don't start videos. Second, if you have got any questions, send me it on Zoom chat. Don't keep raising your hands, because that won't allow me, or that won't, give me the chance to give you a chance to ask a question. Please send me a message on Zoom chat. Sir, if the parties does not have majority, तो उस केस में क्या होगा? इनका कहना है कि सर अगर पार्टी कोई मेजोरिटी नहीं बना पाती है और कोई दूसरी पार्टी उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती है सरकार बनाने के लिए, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में री इलेक्शंस होंगे, जिस केस में अगर कोई भी पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई और कोई भी दूसरी पार्टी उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहती, कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती है, तो री इलेक्शंस होंगे। लेकिन आमतौर पे प्रैक्टिकली होता क्या है, हर पार्टी सरकार में आना चाहती है। सो नो पार्टी वांट्स टू मिस आउट द चांस ऑफ फॉर्मिंग द गवर्नमेंट, एंड दैट इज व्हाई अगर एक पार्टी के साथ कोई दूसरी पार्टी हाथ नहीं मिलाना चाहती है, तो जो दूसरी पार्टी है उसके साथ हो सकता है कि कोई तीसरी पार्टी हाथ मिला ले, या दो से ज्यादा पार्टीज हाथ मिला ले और मिलकर के सरकार बना दें। Amog is saying, sir, fees is required in Anganwadi. No, fees is not required in Anganwadi centers. Anganwadi centers are run by the government, and therefore they are completely free. They take care of many issues, such as providing meals to the students. Also, they take vaccination programs also. कि अगर कहीं पे वैक्सीनेशन होना है तो उसकी सर्विस करने की जिम्मेदारी भी आंगनबाड़ी सेंटर्स की होती है। और इसके अलावा जो आयरन की, कैल्शियम की टैबलेट्स होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में बांटी जाती हैं, वो भी इन आंगनबाड़ी सेंटर्स को दी जाती हैं, ताकि वो अपने एरिया में रहने वाले सारे बच्चों को, जो कि बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, यानी जो गरीब बच्चे हैं, उनको आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स पहुंचा सकें, ताकि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। सत्यम इज सेइंग, सर, इफ अ चाइल्ड वांट टू गो टू स्कूल बिफोर द एज ऑफ 6 एंड द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड डू नॉट हैव इनफ मनी, सो व्हाट विल दे डू? बेटा, सरकारी स्कूल इसीलिए बनाए गए हैं उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास पैसा नहीं है, तो वो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेज सकते हैं। तो चाहे तो वो आंगनबाड़ी सेंटर्स में भेज सकते हैं, लेकिन अगर पैसे नहीं है और आंगनबाड़ी सेंटर में भेजना नहीं चाहते, तो उस केस में बेटा फिर उनको प्राइवेटली कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा, कहीं से लोन अरेंज करना पड़ेगा, या उनको किसी अपने रिश्तेदार से हेल्प लेना पड़ेगी, रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से हेल्प लेना पड़ेगी, या जिस प्राइवेट स्कूल में वो एडमिशन करवाना चाहते हैं उस प्राइवेट स्कूल में उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगी दैट आई डू नॉट हैव इनफ मनी, एंड देयरफॉर इफ यू हैव एनी सीट व्हिच इज फॉर ओनली फॉर पुअर स्टूडेंट्स, देन प्लीज अलाउ मी टू एडमिट माय ward in your school. There are many schools which have seats especially for the poor children, and therefore those people who are poor can admit their children in that quota, or on those seats. Arth is saying a country has single party system, so how can people vote? A country has single party system, but in single party system there are various candidates which are contesting for elections. एक ही पार्टी है, उस पार्टी के अंदर कई सारे कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं, और उसमें से जो पसंद होता है उसको लोग वोट कर देते हैं। अर्थ, यू हैड अ नाइस क्वेश्चन, और उसका जवाब यह है कि अगर सिंगल पार्टी है देश में, और सिर्फ जब एक ही पार्टी है, तो वोटिंग का सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि वही पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी। लेकिन उस पार्टी के अंदर कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, और उन कैंडिडेट्स में लोग चुनाव करते हैं कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको इलेक्ट करना है। जसलीन सेइंग, सर प्लीज अनम्यूट मी। बेटा एक मिनट रुकिए। अमोग इज सेइंग, सर इन बुक देयर इज रॉन्ग। व्हाट इज रॉन्ग अमोग? यू कैन सेंड मी अ मैसेज। Okay, Adya is saying, sir, as sir in China single party system, so if any other party want to contest the election, so they will not be allowed to contest. Yes, Adya, ideally they won't be allowed to contest the elections. अगर इनका कहना यह है आद्या का कि अगर चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, तो अगर कोई और पार्टी खड़े होना चाहती है इलेक्शन में, और वो भी इलेक्शन में कैंपेनिंग करना चाहती है, और अपने पार्टिसिपेंट्स को उतारना चाहती है इलेक्शन में, सॉरी, अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतारना चाहती है, तो क्या वो ऐसा कर सकती है? तो वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सिंगल पार्टी सिस्टम है, और सिंगल पार्टी सिस्टम में परमिशन उसको मिलेगी नहीं कि आप एक और पार्टी को उतार सकते हैं। हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर दिए जाएं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए जाएं, और चाइना को सिंगल पार्टी सिस्टम की जगह बाई पार्टी सिस्टम या मल्टी पार्टी सिस्टम डिक्लेयर कर दिया जाए, तब तो डेफिनेटली अगर बाई पार्टी सिस्टम होगा तो दो पार्टीज खड़ी हो सकती हैं, और मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया तो कितनी भी पार्टीज इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकती हैं। जसलीन इज सेइंग, सर प्लीज अनम्यूट मी। जसलीन, प्लीज wait for some time.
Yashasvi is saying Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu are one union territory now. Yashasvi is saying this. Okay, Yashasvi, that is thank you for this information. Arna is saying, sir, what is regional party? Regional party वो पार्टी होती है जो सिर्फ चार से कम स्टेट्स में मौजूद हैं. जैसे कि समाजवादी पार्टी की जो प्रेजेंस है, समाजवादी पार्टी सिर्फ यूपी से और बिहार से इलेक्शंस लड़ती है, इसके अलावा किसी भी तीसरे स्टेट से इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करती है. इसी तरीके से बहुजन समाज पार्टी भी आई थिंक एक या दो स्टेट से ही इलेक्शंस कंटेस्ट करती है. तो कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जो कि पूरे देश के हर एक स्टेट से, बल्कि ज्यादातर स्टेट से, नॉट हर एक स्टेट से, लेकिन हाँ वो पार्टीज जो 4 से ज्यादा स्टेट्स में इलेक्शंस कंटेस्ट करती हैं, जिनकी 4 से ज्यादा स्टेट में अपनी प्रेजेंस है और वो अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन में उतारती हैं, वो कहलाती हैं नेशनल पार्टीज. और वो पार्टीज जो कि 4 से कम स्टेट्स में अपने कैंडिडेट्स को उतार सकती हैं या उतारती हैं, वो कहलाती हैं रीजनल पार्टीज. अब ऐसा हो सकता है कि रीजनल पार्टीज बाद में जाकर के नेशनल पार्टीज बन जाएं. फॉर एग्जांपल, आम आदमी पार्टी स्टार्टेड विद दिल्ली के बाद उसने पंजाब में इलेक्शंस कंटेस्ट किए, उसने गोवा में इलेक्शंस कंटेस्ट किए. अब हो सकता है वो 3-4 और स्टेट्स में इलेक्शन कंटेस्ट करे और रीजनल पार्टी की जगह वो कुछ टाइम बाद नेशनल पार्टी बन जाए. द सेम वे एज बीजेपी स्टार्टेड. बीजेपी, कांग्रेस तो क्योंकि इंडिपेंडेंस के टाइम से रही है तो कांग्रेस तो पहले से ही नेशनल पार्टी थी, लेकिन बीजेपी स्टार्टेड एज अ रीजनल पार्टी. लेकिन होते होते उसने अपने कैंडिडेट्स को एक्सपैंड कर, अपने कैंडिडेट्स को ज्यादा से ज्यादा जगहों पर इलेक्शंस में उतारा, और होते होते ऐसा हुआ कि वो फाइनली अब तो एक तो गवर्नमेंट है इस टाइम पे, वो बीजेपी पार्टी is the government of the country. Also BJP is a national level party now. Okay, now what is president's rule? Amog Agarwal is asking. Amog, president rule अभी out of walk और थोड़ा सा out of league है आपका क्वेश्चन. president rule को मैं समझाऊंगा जब हम बाद में आगे बढ़ेंगे, तो president rule के बारे में भी बात करेंगे कि क्या होता है और किन केसेस में लगाया जाता है president का rule. Shagun is saying, sir, if the police of the city is not doing the work properly, then so many parents are sending their children for work. Sir, who checks this, that parents are sending their children? Yes, Shagun, it is the responsibility of the police as well as it is the responsibility of the education officers. So education officers, who are also known as block education officers and basic shiksha adhikaris, etc. So these people are responsible to make sure that all the people are sending their children to school and not to work. But yes, in India there are still many parents who are freely sending their children to work and not to schools, and they are not being given any punishment because one, it is देखिए, सरकार की अगर प्रायोरिटी बन जाती है कोई भी चीज तो सरकार कुछ भी कर सकती है. ये एक कड़वा सच है कि सरकार की प्रायोरिटी शायद हमारे देश के बच्चे नहीं है. चाहे वो कोई भी सरकार हो रही है, अब तक उसकी प्रायोरिटी ये नहीं रही है कि देश का कोई भी बच्चा सड़कों पर घूम रहा हो या जमीन पर या दुकानों पर काम नहीं कर रहा हो, बल्कि स्कूलों में पढ़ रहा हो. सरकार ने कोशिशें करी हैं, लेकिन सरकार ने इसको अपनी प्रायोरिटी नहीं बनाया है. जिस दिन गवर्नमेंट इसको अपनी प्रायोरिटी बना देगा तो ऑब्वियस सी बात है, नो चाइल्ड वुड बी लेफ्ट on the roads or in the shops working. Rather, every child would be happily studying in the school. So yes, it is the negligence on behalf of the government. I have to accept it. I cannot deny this. Jasveen is saying, sir, can you please explain from starting of today? बेटा स्टार्टिंग से तो अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि ऑलरेडी मेरा तो प्लान था आज चैप्टर फिनिश कर दूंगा, चैप्टर नंबर 3, बट यू हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क, सो मैंने आपके क्वेश्चंस का जवाब दिया है, लेकिन मैं स्टार्टिंग से एक्सप्लेन नहीं कर सकता. मैं जो आज की